जहां तक सवाल बीजेपी का है, अगर बीजेपी को ज्वाइन करना है तो देयर कुड बी ओनली अ फ्यू रीजंस दैट अजीत पवार वुड ज्वाइन द बीजेपी। एक तो ये कि बीजेपी खुद अनश्योर है अपने सिचुएशन के बारे में। देखिए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, हमें नहीं पता है कि वो 16 एमएलए का क्या होगा, उनका डिस्क्वालिफिकेशन होगा नहीं होगा। एंड जहां तक हम बीजेपी को जानते हैं, वो ऐसी पार्टी है जो हर इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहती है। तो ये जो भी आजकल अफवाहें चल रही हैं, चाहे इनके बारे में हो, चाहे कांग्रेस के नेताओं के बारे में हो कि भाई ये ज्वाइन कर रहे हैं, ये ज्वाइन कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई कोशिश बीजेपी की तरफ से हो ही नहीं रही है। कहीं ना कहीं शायद बैक चैनल टॉक्स हो रहे हैं, बिकॉज लाइक आई सेड बीजेपी हमेशा तैयार रहती है कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, प्लान डी क्या है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि शायद कुछ ओवरचर्स हुए हों, शायद कोई बात हुई हो। बट अजीत पवार क्यों जाएंगे, इसके एक दो कारण ही हो सकते हैं। एक ये कि जो केसेस की बात सब लोग करते हैं आजकल, कहीं पे भी कोई नेता अगर बीजेपी को ज्वाइन करता है तो पहला सवाल ये उठता है कि क्या इनके ऊपर कोई ईडी या सीबीआई का केस है जो रफा दफा किया जा सकता है। दूसरी बात कि जहां तक मुख्यमंत्री पद का सवाल है, अजीत पवार का के लिए एक अंग्रेजी कहावत है जो लागू होती है, ऑलवेज द ब्राइड्स मेड नेवर द ब्राइड। हमेशा डेप्यूटी सीएम रहे हैं, सीएम नहीं बने हैं, तो अगर सीएमशिप ऑफर की जाती है तो वो उनके लिए एक पॉसिबिलिटी है। बट अगेन उसमें बीजेपी को क्या फायदा है, क्योंकि देखिए ये पूरा जो मामला हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं वो इस वजह से हुई क्योंकि सेना और बीजेपी में 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद की लड़ाई हुई थी। और बीजेपी ने कहा था कि हमें 5 साल बीजेपी का ही मुख्यमंत्री का चाहिए। अभी 5 साल तो छोड़िए, 4 साल तक तो बगैर बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गया है। अगर उसके बाद भी आप अजीत दादा को ही मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो बीजेपी को फायदा क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज है जो बीजेपी के नजरिए से अगर देखें तो बहुत जरूरी है, हाल फिलहाल में जो भी इलेक्शंस हुए हैं महाराष्ट्र में, महाविकास आघाड़ी ने जहां जहां साथ में लड़ा है वहां बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल आई है। तो बीजेपी बीजेपी के लिए जरूरी ये है कि वो एक परसेप्शन कम से कम क्रिएट करे, एक कंफ्यूजन कम से कम क्रिएट करे, और हो सके तो कुछ लोगों को अपनी तरफ लाए भी ताकि महाविकास आघाड़ी की जो यूनिटी है वो थोड़ी तोड़ी जा सके। देखिए 2024 असेंबली इलेक्शंस तो दूर की बात है, पहले 2024 लोकसभा इलेक्शंस पर ध्यान रहेगा बीजेपी को। और महाराष्ट्र एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है लोकसभा इलेक्शन के चलते हुए। तो अगर महाविकास आघाड़ी एक साथ आके लड़ रही है और उससे बीजेपी को कहीं नुकसान पहुंच रहा है तो दे विल डू एनीथिंग इन देयर पावर टू मिटिगेट दैट। दैट इज वन थिंग। बट सेकेंडली अजीत पवार ये रिस्क क्यों लेंगे, इसका इस सवाल के बारे में मैंने तब भी सोचा था, जैसे कि जोग सर ने अभी बताया कि शरद पवार ने एक लाइन कही थी उस दिन कि जिसको जाना है वो जाए। अगर आपको याद हो तो 2019 में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही टाइप का एक इमोशनल सेंटेंस बोला था जिसके बाद सारे के सारे लोग वापस आ गए। तो जब तक शरद पवार है तब तक थोड़ा मुश्किल है शरद पवार के अगेंस्ट जाके, क्योंकि वो फिर वही लॉयल्टी वाला फैक्टर हो जाएगा। बट एनसीपी के अंदर अंदर देखिए हर पार्टी में दो तरीके के लीडर होते हैं, एक होता है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का लीडर होता है और एक होता है आपका फेस। अजीत पवार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बहुत बड़े लीडर हैं, पर वो नेशनल लेवल के फेस नहीं है। महाराष्ट्र में वो बहुत स्ट्रॉन्ग फेस है, नेशनल लेवल के फेस में किसको देखा जाता है, सुप्रिया सुले। तो ये जो डायकोटमी है कि एक जो है जो फेस है और एक जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो तो हर पार्टी में रहता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बीच बीच में आती रहेगी। अब ये डिपेंड करता है कि एनसीपी के लीडर्स में कितनी मेच्योरिटी है, शरद पवार कहाँ तक उनको बांध के रखते हैं कि ये पार्टी ना टूटे।